हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम गीक। पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियाई, उसके विभिन्न प्रकार, जैसे कि एटॉमिक रेडियाई का पार्ट है कोवेलेंट रेडियाई, मेटलिक रेडियाई, वैन डर वाल्स रेडियाई। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर आयनिक रेडियाई से। आयनिक रेडियाई, व्हाट इज आयनिक रेडियाई? आयंस होते हैं, जैसे कोई भी एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है तो वो क्या बना लेता है? कैटायन बना लेता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है वो बना लेता है एनायन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो जब वो आयन बना लेता है, कोई भी एटम जब आयन बना लेता है उस वक्त उसकी जो रेडियस है, उस आयन की जो रेडियस है, उसको जो मेजर करने की क्वांटिटी है उसको हम कहेंगे आयनिक रेडियाई, ठीक है। आयनिक रेडियाई, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? आयनिक रेडियाई is the distance from center of an ion to the point till which it exerts its इफेक्ट इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। आयनिक रेडियाई इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एन आयन, किसी भी आयन के सेंटर से उस पॉइंट तक जहां तक वो आयन अपना इफेक्ट जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर। सपोज करो दो आयन, ये कैटायन है और ये एनायन है, ये इनके सेंटर है, ठीक है। मान लो कैटायन जो पॉजिटिवली चार्ज है, एनायन नेगेटिवली चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं कैटायन और एनायन मिलके, और ये मान लिया जाता है कि आयनिक कंपाउंड में ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये जो रेडियाई है ये कहलाती है आयनिक रेडियाई, ये वाली रेडियाई, ठीक है। इस रेडियाई को आयनिक रेडियाई कहा जाता है, ठीक है, आयनिक रेडियाई। वैसे तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर तक एग्जिस्ट करता है, किसी भी आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी एटम हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत दूर तक एग्जिस्ट करता है। बट फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट वी टेक कैटायन एंड एनायन टू बी टचिंग टुगेदर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज टेकन एज बॉन्ड लेंथ। जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है टोटल, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और जो ये रेडियस है इसको कहते हैं आयनिक रेडियस, फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट वेयर इट एक्सर्ट्स इट्स इफेक्ट इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट्स कॉल्ड आयनिक रेडियाई। अब ऐसे कहते हैं कि भाई प्रैक्टिकली इसको मेजर कैसे करेंगे, हाउ टू मेजर आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो कहते हैं पहले बॉन्ड लेंथ मेजर करो, पहले क्या करो, जो बॉन्ड लेंथ है उसको मेजर करो, ठीक है जी। पहले बॉन्ड लेंथ को मेजर करो, उसके बाद क्या कहते हैं बॉन्ड लेंथ ले ली जाती है। जैसे ही बॉन्ड लेंथ मेजर की, बॉन्ड लेंथ ले ली जाती है रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, बॉन्ड लेंथ ले ली जाती है। बॉन्ड लेंथ इज सपोज टू बी सम ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो है, हमने बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेट कैसे कर ली? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर ली किसी भी आयनिक कंपाउंड की, वो ले ली जाती है सम ऑफ अ कैटायन एंड सम ऑफ रेडियस ऑफ एन एनायन, ठीक है, क्लियर है? ये होगी बॉन्ड लेंथ। अब अगर एक कैटायन या एनायन में से किसी एक की भी रेडियस हमें पता है तो दूसरे की फाइंड आउट हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं आयनिक रेडियाई, ठीक है। क्लियर है? यहां तक इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब आयनिक रेडियाई में कुछ बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना इन बातों को। आयनिक रेडियाई जो है
रेडियाई ऑफ एन कैटायन कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, मैं यहां लिख रहा हूं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ अ पेरेंट एटम। ठीक है, जब कैटायन बना, कैटायन कैसे बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनता है, कोई भी एटम है उसने अपना एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा, जिसको कैटायन कहते हैं। अब ये ऐसे कह रहे हैं रेडियस ऑफ अ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, कैसे होगी ये बात, मान लो सोडियम है, ये सोडियम एटम है और ये Na पॉजिटिव आयन है, ये सोडियम एटम है। ठीक है, अब आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सोडियम में कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, या कह सकते हो आप न्यूक्लियर चार्ज 11। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज 11, यहां भी न्यूक्लियर चार्ज क्या है 11 ही है। न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहेगा, आयन बने कुछ बने, न्यूक्लियर चार्ज Na में भी 11 और सोडियम आयन में भी 11। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सोडियम में 11, यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, Na पॉजिटिव बन गया, कितने हो रह गए 10। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 11 पॉजिटिव चार्ज 11 नेगेटिव को खींचेंगे और एक जगह 11 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव को खींचेंगे, कहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 11 10 को खींचेंगे तो और ताकत से खींच पाएंगे। एक तो एक जगह तो 11 11 को खींच रहे हैं, एक जगह 11 10 को खींच रहे हैं, जहां 11 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बात ठीक है गलत है, ज्यादा होगा। इसीलिए जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो एटम कह लो या यहां तो आयन है, ठीक है, जब 11 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, तब रेडियाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, साइज जो है छोटा हो जाएगा। इसीलिए Na पॉजिटिव का जो रेडियाई है, आयनिक रेडियाई मेजर होती है, जो रेडियाई है वो लेस है और एटम की जो रेडियाई है वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, इसकी जो रेडियाई है वो होती है 186 पिकोमीटर, ठीक है, मेजर्ड की हुई, इसकी होती है 96 पिकोमीटर। ठीक है, ये रेडियाई मेजर की हुई है। ठीक है, इसकी रेडियाई कम क्यों हुई, क्योंकि 11 पॉजिटिव चार्ज तो वही के वही थे, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 11 पॉजिटिव चार्ज को अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं, इसलिए वो और ताकत से अपनी तरफ खींचेगा और रेडियाई क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। दैट इज वाई, और सोडियम एटम तो वही का वही रहेगा, दैट इज वाई इसी कारणवश क्या होता है, हमेशा जो कैटायन होता है वो क्या होगा, स्मॉलर इन साइज होगा देन द ओरिजिनल पेरेंट एटम। ठीक है, कैटायन की जो रेडियाई होगी वो हमेशा कम होगी पेरेंट एटम से के कंपैरिजन के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसको आप लोग नोट कर लो। ऐसे ही बाकी सब में हो जाएगा, जैसे Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, सबके अंदर सेम कहानियां लगेंगी। यही कहानी है कि पॉजिटिव चार्ज तो वही रह जाते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या है, कम होते रहते हैं इन केस ऑफ अ कैटायन। देयरफॉर एटॉमिक रेडियाई कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, एटॉमिक रेडियाई कह लो, आयनिक रेडियाई मेजर होती है इसमें, आयनिक रेडियाई कीप्स ऑन डिक्रीजिंग देन द ओरिजिनल पेरेंट एटम। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं रेडियाई ऑफ एन एनायन is always greater than the radii of the parent atom। जो रेडियाई है एनायन की, जो रेडियाई है नेगेटिवली चार्ज आयन की जो रेडियाई है वो हमेशा ज्यादा होगी किससे, पेरेंट एटम से।
ठीक है, ऐसा क्यों? एग्जाम्पल से ही समझेंगे। एग्जाम्पल ले लो Cl का, क्लोरीन, यहाँ Cl ले लो, यहाँ ले लो Cl नेगेटिव, एक नेगेटिव लिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, क्या हो गया, Cl से Cl नेगेटिव हो गया। यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कितना हुआ? यहाँ न्यूक्लियर चार्ज हो गया 17, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज हो गया 17। न्यूक्लियर चार्ज पे क्या कोई असर पड़ता है आयन बनने के बाद? कोई असर नहीं पड़ता, न्यूक्लियर चार्ज सेम टू सेम रह जाएगा। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, यहाँ कितने हैं? एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप देखो 17 इलेक्ट्रॉन को 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, मतलब 17 पॉजिटिव चार्ज को 17 नेगेटिव चार्ज खींचने हैं, और एक जगह 17 पॉजिटिव चार्ज को 18 नेगेटिव चार्ज खींचने अपनी तरफ। कहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा? एक तो 17 पॉजिटिव चार्ज को 18 नेगेटिव खींचने, एक 17 पॉजिटिव चार्ज को 17 ही नेगेटिव चार्ज खींचने, तो कहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लगेगा। जहाँ 17 को 17 खींचने वहाँ ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। जहाँ 17 को 18 खींचने वहाँ वो उतनी क्षमता से खींच नहीं पाएगा। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसकी क्षमता जो है खींचने की अपनी तरफ वो क्या होगी? कम होगी। जैसे ही उसकी क्षमता कम हुई खींचने की, 17 पॉजिटिव चार्ज 18 नेगेटिव चार्ज को उतनी आसानी से या उतने फोर्स के साथ अपनी तरफ नहीं खींच पाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो रेडियाई है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब क्या है? एटम का साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ तो वही है, बढ़ जाएगी, मतलब इसके कंपैरिजन में बढ़ जाएगी। यहाँ तो 17 को 17 खींच रहे हैं, जो नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है 17 पॉजिटिव को 17 खींचने के बाद, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Cl नेगेटिव में नहीं बच पाता, क्योंकि Cl नेगेटिव में 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव को खींच रहे हैं, और यहाँ 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव को खींच रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, और जो एटॉमिक रेडियाई है या आयनिक रेडियाई इन केस ऑफ Cl नेगेटिव कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज Cl नेगेटिव इज radii of Cl negative is more than the radii of Cl due to decrease in force of attraction in Cl negative ion। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, इसलिए रेडियाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ क्या एटॉमिक रेडियाई 181 पिकोमीटर है Cl नेगेटिव की रेडियाई, और यहाँ क्या है 99 पिकोमीटर। बढ़ गई नहीं बढ़ गई? इसकी रेडियाई ज़्यादा। ठीक है, 181 पिकोमीटर इन Cl नेगेटिव। एक और फैक्टर यहाँ काम करता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, इस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन आया, पहले 17 थे अब 18 हो गए, एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से रिपल्शन भी बढ़ जाती है अमंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन थे 7 थे, 7 में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उनके बीच का जो रिपल्शन है, इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन है वो भी बढ़ जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा 7 से। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ थोड़ा सा कम रिपल्शन था, जहाँ 8 हुए थोड़ा सा रिपल्शन बढ़ गया, उसकी वजह से भी एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए Cl नेगेटिव की जो रेडियाई है वो ज़्यादा होती है Cl से। That is, radii of an anion is always greater than the radii of the parent atom। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब यहां एक टर्म मेंशन कर देता हूं मैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। What is isoelectronic species? The species in which number of electrons are same but number of electrons are same but nuclear charge is different is called isoelectronic species। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब वो स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज डिफर करता है।
एग्जाम्पल देखते ही समझ में आ जाएगा तुरंत। एग्जाम्पल क्या, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ठीक है, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, यहाँ एक और ले लो N3 नेगेटिव, ठीक है। ये सारी की सारी स्पीसीज वो हैं जिनके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। दीज ऑल आर 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। N3 नेगेटिव 10 इलेक्ट्रॉन, O2 नेगेटिव 10, Na पॉजिटिव 10, Mg2 पॉजिटिव 10, Al3 पॉजिटिव 10, सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। बट फर्क क्या है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर चार्ज है, दोबारा अलग से बना देता हूं मैं, एक सेकंड, ये नोट कर लेना इस डेफिनेशन को। ठीक है, इन सभी की सभी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो आप, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 10, 10 एंड 10, सभी के अंदर कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज Nc कितना हो जाएगा, इसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13। न्यूक्लियर चार्ज सबके अंदर क्या है, अलग अलग है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। अब यहाँ पे बात क्या आती है, अब इनकी एटॉमिक रेडियाई बताओ क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई बताओ क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, एटॉमिक रेडियाई कैसे डिटरमाइन होती है, न्यूक्लियर चार्ज। अब यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं, N3 नेगेटिव से 7 पॉजिटिव चार्ज, 10 नेगेटिव चार्ज, तेजी से खींचेगा या आराम से खींचेगा, 7 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, मुश्किल हो जाएगा 10 नेगेटिव 7 पॉजिटिव के लिए खींचना, ठीक है। उसके बाद आता है O2 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, नेगेटिव तो वही है 10, 8 पॉजिटिव, थोड़ा सा आसान हो जाएगा खींचना इसके कंपैरिजन में। उसके बाद आ जाता है 9 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव, इसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा इन दोनों से इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। उसके बाद आ जाता है 11 पॉजिटिव एंड 10 नेगेटिव, इसके लिए सबसे आसान हो जाएगा खींचना, इन सब में से सबसे आसान हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव खींच लेगा, आराम से खींच लेगा। यहाँ 12 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, यहाँ तो और ज़्यादा आसान हो जाएगा, 12 पॉजिटिव है 10 नेगेटिव, आराम से खींच लेगा। यहाँ 13 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, यहाँ तो सबसे आसानी से, मतलब इन सबसे ज़्यादा आसानी से खींचेगा। यहाँ 13 नेगेटिव, 13 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, बिल्कुल आराम से खींच लेगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और सबसे कम होगा N3 नेगेटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जहां सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां एटॉमिक रेडियाई क्या होगी, जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा एटम क्या होगा, खुलता जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नहीं, खींच रहा नहीं कुछ, तो रेडियाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ रेडियाई क्या होगी, यहाँ तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रेडियाई सबसे कम होगी, सबसे ज़्यादा खिंचा होगा। और यहाँ रेडियाई सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जो रेडियाई है वो फूलती जाएगी, मतलब वो बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं, यहाँ तो 7 प्रोटॉन 7 पॉजिटिव चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा और एटम की रेडियाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ रेडियाई हुआ, सबसे ज़्यादा रेडियाई हुई इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, सबसे कम रेडियाई हुई इसकी, ठीक है। ये हो गया ऑर्डर ऑफ रेडियाई, ठीक है, दिस इज ऑर्डर ऑफ। अब यहां देखते हैं, एक रूल आ जाता है यहाँ पे, फॉर डिटरमाइनिंग रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो रेडियाई है उसको डिटरमाइन करने का एक रूल है जिसको कहते हैं Z/E रूल। मतलब क्या है, जिस भी आयन का क्या होगा, Z/E सबसे ज्यादा होगा, Z/E जिस भी एटम का सबसे ज्यादा होगा, या जिस भी आयन, सॉरी, जिस भी आयन का Z/E सबसे ज्यादा होगा उसकी रेडियाई उतनी ही कम होगी, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा Z/E उतनी कम क्या है उसकी रेडियाई, आयन की जितनी ज्यादा Z/E उतनी कम उसकी रेडियाई। Z क्या है,
ये सिर्फ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ओनली फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, सिर्फ इसके लिए ये रूल है Z/E रूल। क्या रूल है? अगर जितनी ज्यादा Z/E की वैल्यू उतना कम रेडियाई। Z क्या है? Z इज न्यूक्लियर चार्ज, E क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसका Z/E ज्यादा उसकी रेडियाई कम, फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देख लेते हैं इसको, Z/E रूल को अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे। Z/E रूल को लगा के देख लेते हैं क्या होता है, देखते हैं लगा के। किसके लिए? वही जो हमने किया था, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। ठीक है, Z की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Z? न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13। ये होगी वैल्यू किसकी? न्यूक्लियर चार्ज की। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, 10, 10, 10, 10, 10 एंड 10। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए इसके Z/E की वैल्यू क्या होगी? Z/E 7/10, ठीक है, 8/10, 9/10, 11/10, 12/10, 13/10। क्लियर है यहां तक बात? मैं ऊपर वाले को मिटा दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। बस ये याद रखना, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, कहीं इसको कहीं और लगाओगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। क्लियर? ये क्या है? Z, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है Z/E की वैल्यू। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी? 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, 1.2 एंड 1.3। अब Z/E रूल के जो रूल है उसके हिसाब से जितनी ज़्यादा वैल्यू Z/E की उतनी कम रेडियाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? Al3 पॉजिटिव की है 1.3, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी। तो सब जितनी ज़्यादा Z/E की वैल्यू उतनी कम क्या होगी? रेडियाई होगी। तो सबसे कम रेडियाई किसकी? Al3 पॉजिटिव की सबसे कम, फिर किसकी? Mg2 पॉजिटिव की, फिर किसकी? Na पॉजिटिव की, फिर किसकी? F नेगेटिव की, फिर O2 नेगेटिव की और फिर N3 नेगेटिव की। ठीक है, हमने भी यही अभी डिटरमाइन किया था, अभी पिछली स्लाइड में हमने अभी डिटरमाइन किया था Al3 पॉजिटिव की सबसे कम रेडियाई होती है और N3 नेगेटिव की सबसे ज़्यादा होती है। और Z/E रूल के हिसाब से भी वही वैल्यू आ रही है। Z/E जितना ज़्यादा उतनी कम रेडियाई। ठीक है, Z/E जितना कम उतनी ज़्यादा रेडियाई। ठीक है, सेम बिल्कुल वैसा का वैसा क्या आ रहा है, ऑर्डर वैसा का वैसा ही आ रहा है। समझ गए बात? कोई भी समस्या? कोई भी समस्या हो तो बता देना। ठीक है, क्लियर है यहां तक सारी बातें? आगे बढ़ते हैं, लेट अस सी आगे क्या है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयनाइजेशन एट एंथैल्पी। ठीक है, व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? द मिनिमम अमाउंट of energy required to remove the most loosely bound electron from an atom from its outermost shell is called ionization
एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कोई भी एटम है उसके जो वैलेंस शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो सबसे लूजली बाउंड है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी देनी पड़े, उस एनर्जी को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। मतलब एक जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वैलेंस शेल में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, उसको बाहर निकालने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर है? IE भी कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी को, IE या डेल्टा HIE, ये दो नोटेशंस हैं जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है यहां तक बात? लेट अस सी आगे क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक बात और, यहां पे एक टर्म होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव क्या होती है? जैसे ये कोई भी एटम है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन पहले निकाल चुके उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, उसको कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सेकेंड निकालने के बाद एक और निकाल लिया, उसको कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जितनी एनर्जी लगी फर्स्ट, उसके बाद एक निकालने के बाद जब सेकेंड निकालते हैं तब जितनी एनर्जी लगी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, एंड उसके बाद एक और निकालना है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो ये जो IE1, IE2 और IE3, ये जो हैं इनको हम क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब एक के बाद अगली के बाद अगली सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। दीज आर कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, IE1, IE2, IE3 सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब एक और बात यहाँ पे इसी के साथ बता रहा हूँ, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो हमेशा IE2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE1 एंड IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2। मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है पहले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए है, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो हमेशा ज़्यादा होगी पहले वाली आयनाइजेशन एंथैल्पी से। मतलब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगी वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने से एनर्जी से ज़्यादा होगी, और जो थर्ड को निकालने में लगी वो हमेशा सेकंड से ज़्यादा होगी। देयरफॉर IE3 ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1 ऑलवेज। ये कहानी क्या होगी? हमेशा होगी। ठीक है, हमेशा ये बात ट्रू रहेगी। क्लियर है बात? इस चीज़ का कारण क्या है? हमेशा आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 ज़्यादा क्यों होती है 2 से, 2 ज़्यादा क्यों होती है 1 से? अब आप एक चीज़ देखो, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल ले लो, Al है, Al से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, -1 इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया? Al पॉजिटिव बन गया। कितनी एनर्जी दी? आयनाइजेशन एंथैल्पी 1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, निकाल लिया, Al पॉजिटिव बन गया। अब Al पॉजिटिव से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो हमें हमेशा ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? एक तो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, एक पॉजिटिव चार्ज एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लो। जब हम पॉजिटिव चार्ज एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, यहाँ तो नॉर्मल से निकालना था, नॉर्मल एटम से निकालना था इलेक्ट्रॉन, यहाँ निकालना है आयन से, पॉजिटिवली चार्ज
आयन से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना, एक तो नॉर्मल एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना। पॉजिटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब खींचता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इतनी आसानी से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा बाहर। जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे पॉजिटिव चार्ज आयन से, तो ये पॉजिटिव चार्ज आयन इलेक्ट्रॉन को आसानी से जाने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, IE2 ग्रेटर हो जाएगी IE1 से। ऐसे ही Al2 पॉजिटिव बन गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बन गया, Al3 पॉजिटिव बन गया IE3 डाल के। तो IE3 देयरफॉर IE3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन IE2 ग्रेटर देन IE1। ये कारण है क्योंकि पॉजिटिव आयन से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल है और ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्लियर है बात। जो सक्सेसिव आयन, यहाँ स्टार लाइन है, एक स्टार, एक छोटा सा कंसेप्ट है बीच ही में, यहीं पे आ जाता है। वो क्या है, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये एक चीज़ और बताने में कामयाब है। क्या बताने में कामयाब हैं कि किसी भी एटम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। सपोज इफ डिफरेंस बिटवीन successive ionization enthalpy is less than 1450 किलो जूल। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो 1450 किलो जूल से क्या है, कम है, देन द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन state is stable. If the difference is more than 1450 किलो जूल, अगर इससे ज्यादा है, then the previous oxidation स्टेट इज स्टेबल। ठीक है, इसको ऐसे समझो, अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो डिफरेंस है वो 1450 किलो जूल से कम है, तो मतलब क्या है, तो मतलब उसका ये है, तो अगली ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल हो सकती हैं। और अगर इनका जो डिफरेंस है वो 1450 किलो जूल से ज़्यादा है, मतलब तो वो एग्जिस्ट किस में करेगा, उसकी स्टेबल स्टेट वो पुराने वाली पिछली स्टेट ही है। इसको एग्जाम्पल से समझो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसको नोट कर लो पहले। क्लियर, एक सेकंड रुको, साथ में एग्जांपल दे देता हूं तभी समझ में आ जाएगा, बिना एग्जांपल ये चीजें समझ में नहीं आती। Al है, Al ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, Al पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन फिर लूज कर लिया, Al2 पॉजिटिव, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया, Al3 पॉजिटिव। यहां 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी है, IE1, IE2 एंड IE3। अब इन आयनाइजेशन एंथैल्पी के डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि Al ज़्यादा स्टेबल है, Al पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, Al2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है या Al3 पॉजिटिव। तो मतलब इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, या +3 ज़्यादा स्टेबल है। अब हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस। अगर डिफरेंस 1450 किलो जूल से कम है, अगर 1450 किलो जूल से कम है तो Al पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। फिर इनमें देखेंगे, अगर 1450 किलो जूल से कम का डिफरेंस है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल Al3 पॉजिटिव। अगर दो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में डिफरेंस 1450 से कम है तो ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। ठीक है, अगर ये जो डिफरेंस है 1450 किलो जूल से कम है तो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। इफ द डिफरेंस इज मोर देन 1450 किलो जूल, अगर ये डिफरेंस इन दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी का किसी भी दो का अगर 1450 किलो जूल से ज़्यादा है, ज़्यादा का डिफरेंस है, तो क्या होगा, तो लेस ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबल। अगर यहाँ पे मान लो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 1450 किलो जूल से ज़्यादा है तो Al2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। समझे बात को? तो Al2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इफ आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 इज ग्रेटर देन 1450
किलो जूल। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर 1450 किलो जूल से क्या है कम है, अगर कम है तो Al3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, अगर ज़्यादा है 1450 किलो जूल से तो Al2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम देखते हैं तो उससे हमें यह पता चल जाता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी किसी भी एटम के लिए। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर ये मान लो आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है, ये 1450 किलो जूल से ज़्यादा है तो Al पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होगा, अगर क्या है 1450 किलो जूल से कम है तो Al2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है बात? बिल्कुल टिपिकल सी बात थी। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड। फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर हैं जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है? क्या क्या फैक्टर है? न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियाई, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग, इफेक्ट और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स वो हैं जिस पे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखेंगे हर एक को। न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? कम होती है। एटॉमिक रेडियाई कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा, एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी। एटॉमिक रेडियाई कम हो जाएगी, ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या होगा? ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा न्यूक्लियस अपनी तरफ। जैसे ही ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर सारे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींचेगा। If nuclear charge increases, the force of attraction on all the electrons increases. Therefore, energy required to pick out an electron from the atom increases. ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। Therefore, more the nuclear charge, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज। यहाँ हम जितनी बातें करेंगे वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की करेंगे, सेकंड थर्ड की नहीं करेंगे। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बातें हैं, तो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हर जगह मैं बताऊंगा वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। क्लियर है? न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो हमें ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर? अगला है, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई कम होती रहती है, कम मतलब अगर एटॉमिक रेडियाई कम है, एटॉमिक रेडियाई कम है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के और ज़्यादा पास है तो न्यूक्लियस और तेज़ी से खींच रहा है तो हमें और ज़्यादा एनर्जी डालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर? देयरफॉर इफ एटॉमिक रेडियाई इज मोर, अगर एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियाई इज मोर मीन्स इलेक्ट्रॉन आर फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन फार्दर अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगा अगर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है। क्लियर? अगर एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, उन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कम देनी पड़ेगी। क्लियर? जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो कम देनी पड़ेगी अगर एटम की रेडियाई ज़्यादा है। If radii is more, energy required to pick out an electron is less, because if the electrons are farther away from nucleus, therefore they will experience less force of attraction from nucleus and enthalpy required to remove that electron will be less. If atomic radii is less, ionization enthalpy is
जनरली जो रेडियाई है वो ज़्यादातर, ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादातर एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज पे ही डिपेंड करती है। न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियाई ही दो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं जो साइड बाय साइड तो वेरी करते हैं, और इन्हीं के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज, लगभग सारी तो नहीं, कई एक्सेप्शंस भी हैं, कई और चीज़ें भी हैं, उन पे भी डिपेंड करती हैं, बट एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज का ही जनरल सा ट्रेंड फॉलो होता है। क्लियर? एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज ही डायरेक्टली रिलेटेड है, तो इन दोनों पे ही डायरेक्टली सारी चीज़ें निर्भर होती हैं। क्लियर? ये बात क्लियर है? आगे देखते हैं, कुछ और फैक्टर भी हैं जहां डिपेंड करती है। थर्ड है पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है? पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या एस सब शेल में होंगे, या पी में होंगे, या डी में होंगे, एफ में होंगे, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी भी सब शेल के अंदर हो सकता है। अब जो एस सब शेल है वो क्या होगा? वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है। क्लियर है? ये बात आपको पता है। जब जो एस सब शेल है क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस है, मतलब एस सब शेल के ऊपर, जो एस सब शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा कब्जा कह लो, या सबसे ज्यादा इफेक्ट है, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं, न्यूक्लियस जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो लगाता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एस सब शेल, बिकॉज दोज इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर टू न्यूक्लियस। उसके बाद सबसे क्लोजेस्ट कौन है? पी। तो इलेक्ट्रॉन इन पी के भी कुछ होगा, फिर डी एंड फिर एफ। तो जो सबसे क्लोजेस्ट जो है न्यूक्लियस के वो एस है, तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कौन एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सब शेल, फिर पी, फिर डी एंड फिर एफ। इसीलिए इसी प्रॉपर्टी के द्वारा क्या होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट, इसी को पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। न्यूक्लियस का फोर्स सबसे ज्यादा, जिस भी सब शेल के इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स लगेगा उसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा मानी जाती है। सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन की होगी? एस की होगी। एस सबसे पास है न्यूक्लियस के, उसके बाद होगी पी की, फिर होगी डी की, और फिर होगी एफ की। इसी के लिए एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन एफ। तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट पावर किसकी होगी? एस में, एस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। इसीलिए जितनी ज्यादा पेनिट्रेशन उतना ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज, उतनी ज्यादा डिफिकल्टी किस में? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। इसीलिए एस सब शेल की पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? एस को निकालने में सबसे ज्यादा लगेगी, फिर पी को, फिर डी को, और फिर एफ को। सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी एस सब शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, फिर पी से, फिर डी से, और फिर एफ से। क्लियर है बात? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर मोस्ट फॉर एस सब शेल इलेक्ट्रॉन, देन फॉर पी, देन फॉर डी एंड देन फॉर एफ। क्लियर है ये बात? अब ऐसा नहीं है कि अगर एस है तो निकल ही नहीं सकता, या पी है तो आराम से निकल जाएगा, एफ है तो आराम से निकल जाएगा। ये सारे के सारे जो फैक्टर हैं जो मैंने आपको दो पहले बताए, एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज और पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये सारे साइड बाय साइड काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक ही फैक्टर से सब कुछ डिटरमाइन हो गया, सारे फैक्टर एक साथ ही काम करते हैं। अब मान लो न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत कम है, और एस से निकालना, तब तो एस से निकालना आसान हो जाएगा ना। न्यूक्लियर चार्ज तो है ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन मान लो 5s इलेक्ट्रॉन है, 5s का इलेक्ट्रॉन है, और 5s का इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन है अपना 2p के अंदर। अब आप ये बताओ 5s से निकालना आसान होगा 2p से? ऑब्वियस सी बात है 2p से ही होगा, क्योंकि ये हम न्यूक्लियर चार्ज भी तो देख रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस सब कुछ देख रहे हैं। बट ये इफेक्ट भी कहीं ना कहीं काम आता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहीं ना कहीं प्ले में आता है। कहाँ आता है? एग्जाम्पल क्या है इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट का? क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी देखनी है फर्स्ट। एक इलेक्ट्रॉन, एक तो निकालेंगे 3p में से, यहाँ पे निकालेंगे 3s में से। अब आप बताओ पेनिट्रेशन जो पावर है वो इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है।
इसकी पेनिट्रेशन इफेक्ट कम है, इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा एनर्जी किस में लगेगी, ज़्यादा एनर्जी अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो Mg के अंदर ज़्यादा एनर्जी लगेगी। क्यों? क्योंकि Mg के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो S सबशेल से निकल रहा है और Al के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो P से निकल रहा है। एज पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ S सबशेल इज मोर, देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Mg3s2 ऑर्बिटल इज मोर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट दिस 3p1 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये जो यहाँ जो एनर्जी लगेगी ये ज़्यादा लगेगी क्योंकि S की पेनिट्रेशन ज़्यादा है न्यूक्लियस की तरफ, इसीलिए यहाँ जो आयनाइजेशन एंथैल्पी हो ज़्यादा होगी, यहाँ क्या होगी, कम। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mg इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर है? ये यहाँ रोल प्ले करता है, ऐसे रोल प्ले करता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसके बाद आ जाएगा शील्डिंग इफेक्ट। क्या आ जाएगा, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। जैसे अगर ये जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये आपके पास कोई न्यूक्लियस है, इससे जितना इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, दूर वाले शेल में, दूर वाले सब शेल में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फर्दर एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, तो जो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये तो न्यूक्लियस है, ये इसके बीच के शेल्स हैं, बीच के एनर्जी लेवल्स हैं, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत दूर है, मतलब थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है जिस पे हमारा ध्यान है, बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो अब कहने का मतलब क्या है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएगा नहीं लगाएगा, पर न्यूक्लियस पूरा का पूरा अट्रैक्टिव फोर्सेस इस इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। शील्ड मतलब रिपेल करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो इनर ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इस सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इसको क्या कहेंगे कि भाई इसको न्यूक्लियस का पूरा अट्रैक्टिव फोर्स ना मिल पाए। तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो कम होगा जो इसको करना चाहिए उससे। क्यों? क्योंकि इसको जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए ये उससे कम करेगा। क्यों? कारण क्या है इस बात का, क्योंकि जो बीच में इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिपेल कर रहे हैं, इसको स्क्रीन कर रहे हैं, इसको शील्ड कर रहे हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस वाले को रिपेल कर रहे हैं और इसको न्यूक्लियर चार्ज पूरा का पूरा एक्सपीरियंस नहीं होने दे रहे। किसका? न्यूक्लियस का। दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द फुल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? क्लियर है सारी बात? क्या लिखेंगे, द इनर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर है? द इनर इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंसिंग द कंप्लीट न्यूक्लियर चार्ज। इस न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस करने में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। अब जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज कम एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कम एक्सपीरियंस करेगा, तो उसको बताने के लिए टर्म यूज की जाती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जो न्यूक्लियर चार्ज करना चाहिए वो तो नहीं कर पा रहा, पर कुछ कम कर पा रहा है, उस न्यूक्लियर चार्ज को कहेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। क्लियर? जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आउटर इलेक्ट्रॉन, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो वो न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन, that is effective nuclear charge, and nuclear charge is the charge which it should experience if the shielding would not have occurred।
ठीक है। अगर वो शील्डिंग नहीं होती तब जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करना चाहिए था और जो अब कर रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। ये हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ोगे। स्क्रीनिंग कांस्टेंट एस सब शेल के लिए कुछ होती है, जो अंदर वाले एस सब शेल हैं, पी हैं, डी हैं, इनके लिए अलग अलग स्क्रीनिंग कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू होती है जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। तो ये भी क्या है? इफेक्ट करते हैं। क्लियर है बात को? ये था शील्डिंग इफेक्ट। अगला कौन सा है जो लास्ट इसमें है? वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो भी जिस भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी। स्टेबल कौन सी होती हैं? स्टेबल का मतलब है या तो हाफ फील्ड होगी, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, या क्या होगी? फुल्ली फील्ड होगी। जहां कहीं भी हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट होगी वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा ही होगी। जहां भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन या फुल्ली फील्ड होगी वहां आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है? दीज आर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इज मोर। क्लियर? एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल बेरिलियम और बोरोन। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2। बेरिलियम की 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अब ये बताओ, जो ये 2s2 है ये क्या है? स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली फील्ड है। ठीक है। और ये 2s2 और ये क्या है? 2p1। ये क्या है? एक ही इलेक्ट्रॉन है पूरे p में। ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस स्टेबल है। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरोन, बिकॉज बेरिलियम हैज स्टेबल फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? लेट अस सी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4। अब 2p3 का मतलब क्या है? एक, दो, तीन। और 2p4 का मतलब 1 2 3 एंड 4। क्लियर? ये क्या है? दिस इज स्टेबल हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज नॉट स्टेबल, लेस स्टेबल कह लो। दिस इज लेस स्टेबल। अब जो मोर स्टेबल है, ये स्टेबल है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होती है। जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या करेगा? मैं तो पहले स्टेबल हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन क्यों दूं? ये ऐसे कहता है कि भाई मेरे पास तो पहले ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये स्टेबल मानता है अपने आप को, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। तो ये कहता है कि भाई मेरे पास तो पहले स्टेबिलिटी, मैं इलेक्ट्रॉन क्यों दूं? तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से देता है, मतलब ज़्यादा एनर्जी डालने पे ही इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये क्या कहेगा? इसके पास इतनी ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना ही हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, इसलिए ये थोड़ा आसानी से क्या दे देगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट इज ग्रेटर फॉर नाइट्रोजन देन फॉर ऑक्सीजन। क्लियर? ये बात थी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, ये थे फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो थे सारे के सारे फैक्टर्स जिस पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। ये सारे के सारे 5 के 5 फैक्टर्स मिलके क्या डिसाइड करते हैं? इनमें से जो भी फैक्टर डोमिनेट करेगा, जो भी कोई फैक्टर डोमिनेट करेगा, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? ट्रेंड हो जाएगा पूरे ग्रुप में या पूरे पीरियड में। उसी हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरी करेगी। जहां जोन से फैक्टर जहां डोमिनेट करता है वही फैक्टर के हिसाब से क्या हो जाती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड हो जाता है। क्लियर? ये है तो 5 फैक्टर, बट जिस भी फैक्टर का
मतलब ये कह लो आप डोमिनेंस है, जो भी फैक्टर डोमिनेट कर जाता है उसी फैक्टर के हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी हो जाती है। अब हम देखते हैं पहले अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस अ पीरियड, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है, पीरियड के थ्रू हम चलते जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। अब आप बताओ, जैसे जैसे हम पीरियड के थ्रू मूव कर रहे हैं, अक्रॉस अ पीरियड हम जा रहे हैं, तो क्या होता है, पीरियड के थ्रू जा रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। दोनों बातें हो रही हैं। एटॉमिक रेडियाई, जैसे जैसे हम पीरियड के क्रॉस जाएंगे एटॉमिक रेडियाई कम होती जाएगी और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बात। अब जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पहले बताया, एटॉमिक रेडियाई अगर कम होती है, एटॉमिक रेडियाई कम होती है तो क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब जैसे ही एटॉमिक रेडियाई, एटम का साइज छोटा होता है, ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज़्यादा क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन और क्लोजली अट्रैक्टेड होंगे, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है। क्लियर। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट हो जाएगा और क्या होगा, एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड, एज वी मूव across a period ionization enthalpy increases in general, जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। बट कई जगह क्या होता है, हमने और भी फैक्टर पढ़े थे, ये तो दो फैक्टर्स की वजह से हो रहा है सारा, जनरली तो यही डोमिनेट करते हैं, बट कहीं कहीं दूसरे फैक्टर भी उसमें आ जाते हैं, लाइमलाइट में कह लो, ये कहीं कहीं दूसरे फैक्टर की भी वैल्यू हो जाती है, और जहां दूसरे फैक्टर की वैल्यू हो जाती है वहां ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता। मतलब वैसे तो जनरली तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन अ पीरियड, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज इन जनरल ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। बट इन सम केसेस अदर फैक्टर्स ऑल्सो कम इन टू प्ले एंड डोमिनेट, जो और फैक्टर मैंने करवाए थे। एग्जाम्पल, एक्सेप्शंस कह लो या एग्जाम्पल कह लो, क्या है, जैसे हम बेरिलियम से चले, बेरिलियम से चले, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है। अब बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 1s2, 2s2। ठीक है। और बोरोन की है 1s2, 2s2, 2p1। अब बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों? क्योंकि 2s2 इज अ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये फुल्ली फिल्ड है, फुल्ली फिल्ड। ठीक है। और यहाँ क्या है, ये फुल्ली फिल्ड नहीं है। क्लियर है। इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। क्लियर है। बेरिलियम की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि 2s ये है, ये फुल्ली फिल्ड है, यहाँ फिल्ड है। पहले बताया था मैंने, ये चीज़ पहले बता चुका मैं। क्लियर। यहाँ पे एक और फैक्टर भी लग जाता है कि 2s, एक तो s से निकालना, एक p से, s की पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होती है, इसीलिए s से निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल होता है, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इसलिए भी ज़्यादा होती है। देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरोन। क्लियर है। ये बात वैसे होनी चाहिए थी, बेरिलियम से ही सेट जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए थी, बट बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरोन से। बेरिलियम ग्रेटर देन बोरोन। आगे चलते हैं। कार्बन, कार्बन में कोई खास बात नहीं, आगे चलते हैं। यहाँ कम ही होती रहती, ज़्यादा ही होती रहती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आगे चलते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन की क्या है, ये मैं थोड़ा यहाँ कर दे रहा हूँ। नाइट्रोजन की क्या है, 1s2, 2s2, 2p3, 1s2, 2s2 एंड 2p4। ये क्या है, हाफ फिल्ड। ये क्या है, नॉट हाफ फील्ड। इसलिए ये क्या है, स्टेबल। ये क्या है, लेस स्टेबल। इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इसकी क्या हो जाएगी, कम।
क्लियर है ये बात? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जब किससे? इससे जो हाफ फील्ड नहीं है, कम स्टेबल है। क्लियर? इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्लियर है? ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है, एनोमलीज हैं ये, एनोमलीज कह लो, या जहाँ दूसरे फैक्टर डोमिनेट करते हैं वो कह लो। ठीक है, आगे फ्लोरीन तक जाएंगे, फिर क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन से फ्लोरीन जाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, क्योंकि एज वी मूव अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज कम्स इनटू प्ले। अब जो पूरा का पूरा पीरियड है, इन कंप्लीट पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस इज मैक्सिमम। किसी भी पीरियड के अंदर नोबल गैसेस की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैक्सिमम होगी। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसी भी पीरियड के अंदर नोबल गैसेस की होगी। क्यों? नोबल गैसेस में वही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इनर्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से देंगे नहीं, तो ज़्यादा एनर्जी खाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। क्लियर है ये सारी की सारी बात? ये बात आपको क्लियर है? यहाँ सारे फैक्टर प्ले में आ गए। क्लियर? एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का व्हेन वी मूव अक्रॉस पीरियड सेकंड। ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड, जैसे जैसे हम पीरियड के अक्रॉस जाएंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? पहले तो वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़नी चाहिए। कैसे बढ़ेगी? बढ़ गई। ठीक है, यहाँ क्या है? बेरिलियम, फिर क्या होगा? लिथियम, फिर क्या होगा? नीचे आएगा। क्लियर? किसकी? बोरोन की। बोरोन की क्या होगी? कम होगी। बेरिलियम की ज़्यादा होती है, बोरोन की कम होती है। फिर क्या होगा? बढ़ जाएगी। कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर नियॉन की। समझ रहे हैं? मैंने बताया था वैसे तो जनरली तो इंक्रीज ही करनी चाहिए, बट बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ दूसरे फैक्टर काम में आ जाते हैं, इसीलिए जनरली तो बढ़नी चाहिए, बट यहाँ दूसरे फैक्टर काम में आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? ये इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी अलग हो जाती है, बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की। क्लियर है? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, स्टार्टिंग का नहीं बताया मैंने, अक्रॉस द पीरियड जाने से पहले जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है किसकी? फर्स्ट ग्रुप की, ग्रुप 1 स्टार्टिंग से, जो जैसे एल्कली मेटल हैं, एल्कली मेटल हैं, इनकी क्या होगी? सबसे कम होगी, लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, लीस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, इनके खुद के पीरियड के अंदर, इनके खुद के रिस्पेक्टिव पीरियड के अंदर सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल्स की होती है। क्यों? एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सोडियम की देखो क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब ये क्या है? 3s1 है, ये क्या कहेगा? आराम से एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा, बिल्कुल कम एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी डाल लो, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और ये नियोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके Na पॉजिटिव बना के बैठ जाएगा। मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म Na पॉजिटिव फ्रॉम Na इज मच ग्रेटर फॉर एल्कली मेटल, देयरफॉर इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लीस्ट इन इट्स पार्टिकुलर पीरियड। इनके पार्टिकुलर पीरियड में सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल की होती है, क्योंकि इनकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को देने की। ठीक है, सबसे कम टेंडेंसी होती है नोबल गैसेस की। ठीक है, सबसे कम नोबल गैसेस की, और हेलोजन्स की भी बहुत कम होती है। नोबल गैसेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है हेलोजन की इलेक्ट्रॉन देने की, नोबल गैसेस की बिल्कुल ही नहीं होती, बट हेलोजन थोड़ा बहुत दे देते हैं, पर हेलोजन की भी बहुत ज़्यादा क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप के नीचे जाएंगे तब क्या होगा? एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। वाई? एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस,
न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक एनर्जी लेवल, एक एक शेल बढ़ता जा रहा है। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एक एक शेल बढ़ता जा रहा है, एक एक एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसलिए एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ सब कुछ बढ़ रहा है। जैसे नीचे नीचे जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रही है, न्यूक्लियर चार्ज भी। बट पढ़ाया था एटॉमिक रेडियाई, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई डोमिनेट्स न्यूक्लियर चार्ज। इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई में इंक्रीज जो है वो डोमिनेट कर जाएगा न्यूक्लियर चार्ज को। होना क्या चाहिए? एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है। अगर एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए? आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जानी चाहिए। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो इंक्रीज होनी चाहिए, और और एटॉमिक रेडियाई बढ़ रही है, इसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। बट नेट इफेक्ट क्या होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी पे? नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी नेट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियाई का इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को डोमिनेट कर दे रहा है। एटॉमिक रेडियाई का जो इंक्रीज है वो डोमिनेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को, इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी एज वी मूव डाउन द ग्रुप गोज ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज एटॉमिक रेडियाई डोमिनेट कर रहा है न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज को। क्लियर है? सबसे कम ऐसे ही लिथियम, पहला ग्रुप देखेंगे एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है पीरियोडिक टेबल में? सीशियम की होती है। सीशियम की होती है सबसे कम, लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और सबसे कम किसकी होती है? सीशियम की। इसके अंदर क्या होगा? हम बहुत ही कम एनर्जी डालने पे भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल के गिर जाएगा। क्लियर है? ये थे ट्रेंड्स। क्लियर? थैंक यू बच्चों जुड़ने के लिए मेरे साथ इस सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करो जब तक मैं नेक्स्ट सेशन लेके आता हूँ किसका, जिसके अंदर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक दो और साथ में कंसेप्ट्स। क्लियर है? तब तक के लिए आप इसको रिवाइज कर लो और कैम गीक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे द्वारा तब आप नीचे कमेंट कर देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू।